अस्सलामुअलैकुम, मैं वेलकम करता हूं आपको इंग्लिश लाउंज यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम थिंग्स फॉल अपार्ट के टाइटल की सिग्निफिकेंस को देखेंगे। हम जानते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट अफ्रीकन लिटरेचर का एक मास्टरपीस है कि जिसे अफ्रीकन नाइजीरियन राइटर चिनुआ अचेबे ने लिखा, और ये बुनियादी तौर पर एक काउंटर नैरेटिव है अगेंस्ट हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। हम जानते हैं कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट टाइटल है हमारे इस नॉवल का, वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है। इसके बैकग्राउंड को जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास आते हैं। तो इन्हीं बैकग्राउंड को स्टडी करते हुए हम इसके बुनियादी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि थिंग्स फॉल अपार्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। चिनुआ अचेबे ने थिंग्स फॉल अपार्ट जो इसका टाइटल है वो किस वजह से रखा। चीज़ हम जानते हैं कि ये जो टाइटल है इसे बोरो किया गया था। इसे बोरो किया गया था W.B. यीट्स की पोएम द सेकंड कमिंग से। द सेकंड कमिंग हम जानते हैं कि मॉडर्न एरा के अंदर होने वाले एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को जाहिर करती है, कि जो केओस है मॉडर्न एरा के अंदर उसको जाहिर करती है। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हेयर द फैल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। अब ये जो चंद लाइन है, इन्हीं लाइन से इंस्पायर होकर चिनुआ अचेबे ने थिंग्स फॉल अपार्ट अपने इस नॉवल का टाइटल रखा। तो ये जो लाइंस हमारे पास आई हैं, ये लाइंस शो करती हैं कि मॉडर्न एरा का जो क्राइसिस है, स्पेसिफिकली जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, उसे ये जाहिर करती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज मेंट बाय थिंग्स फॉल अपार्ट। अब जो मेन इशू ऑफ कंसर्न है, हमने उसे डिस्कस करना है कि भाई थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब क्या है। इस टाइटल की सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस अगर है तो है क्या, अगर सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस नहीं है तो थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब क्या है, उसे हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट से मुराद होता है डिसइंटीग्रेशन। यानी अगर टर्म थिंग्स फॉल अपार्ट को देखें तो उससे मुराद होता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन क्या है? डिसइंटीग्रेशन से मुराद है कि एक चीज़ है जो हारमोनियस है, एक मुकम्मल है, और वो मुख्तलिफ पीसेस के अंदर उसकी ब्रेकिंग होती है। We know that the action of the novel takes place in East Central State of Nigeria। हम जानते हैं कि ये जो हमारा नॉवल है, इसकी जो सेटिंग रखी गई थी वो नाइजीरिया के अंदर रखी गई थी। ये उस दौर की बात है कि जब नाइजीरिया के अंदर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने आना शुरू कर दिया था, और जो क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स थी उन्हें परपेचुएट करवाना शुरू कर दिया था। There was a time when the Europeans are first appearing in later part of 19th century। ये तकरीबन 19वीं सदी के आखिर की बात है कि जब यूरोपियंस जो थे नाइजीरिया के अंदर आना शुरू हो गए थे, और अपने साथ वो क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन मजहब को लेके आए थे, और क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स जो थी वो उन्होंने परपेचुएट करवाना शुरू कर दी थी सोसाइटी के अंदर। अब कॉलोनाइजेशन से पहले का एक अफ्रीका है और एक कॉलोनाइजेशन के बाद का अफ्रीका है, ठीक है। कॉलोनाइजेशन से पहले का जो अफ्रीका है उसे हम देखें तो वो ट्रू और करेक्ट पिक्चर है अफ्रीकन सोसाइटी की, जिसके अंदर अफ्रीकन कल्चर भी मौजूद है, जिसके अंदर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी मौजूद हैं। लेकिन कॉलोनाइजेशन के बाद क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट है उसे हम देखेंगे। हम जानते हैं कि कॉलोनाइजेशन से पहले जो लोकल पॉपुलेशन होती है वो हमेशा सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करती है, और जो कॉलोनाइजर्स होते हैं वो पेरिफेरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब सेंटर और पेरिफेरी क्या है, इसकी डिस्कशन को हम देख लेते हैं। सेंटर और पेरिफेरी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर डिस्कस करते हैं। नंबर वन चीज़ इसके अंदर सेंटर है, नंबर टू चीज़ इसके अंदर पेरिफेरी है। अब सेंटर एक ऐसी पोजीशन है कि जिसके अंदर आप कमांड के अंदर होते हैं, और पेरिफेरी एक ऐसी पोजीशन है कि जिसके अंदर आप थोड़े से वीक होते हैं। यानी सेंटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन को जाहिर करता है और पेरिफेरी वीक पोजीशन को जाहिर करती है। जब कॉलोनाइजेशन का फिनोमेना नहीं होता, यानी कॉलोनाइजेशन से पहले जो सेंटर होता है वो लोकल पॉपुलेशन ने संभाला होता है, और पेरिफेरी के ऊपर कॉलोनाइजर्स होते हैं। यानी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो लोकल पॉपुलेशन थी, जिसके अंदर हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे, और भी मुख्तलिफ मज़ाहिब थे, वो सेंटर को ऑक्यूपाई किए हुए थे, और जो कॉलोनाइजर्स यानी जो गोरा था वो पेरिफेरी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन कॉलोनाइजेशन जब हुई, जब उन्होंने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए बड़े सगीर पाको हिंद के ऊपर कब्जा किया और 1857 की जो जंग आज़ादी थी वो उन्होंने लड़ी, तो उसके बाद जो लोकल पॉपुलेशन थी यानी जो लोकल लोग थे वो पेरिफेरी के अंदर शिफ्ट हो गए, और जो कॉलोनाइजर्स थे वो सेंटर के ऊपर आकर उन्होंने एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया।
हम जानते हैं कि हमारा ये जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, इसकी सेटिंग रखी गई यूमोफिया के अंदर। यूमोफिया एक ऐसा इलाका था जहां अमन भी था, जहां की हुकूमत भी बहुत अच्छी थी, जहां पर जस्टिस प्रिवेल कर रहा था, जहां पे ऑर्डर था। यानी यूमोफिया के अंदर लोग एक आइडियल वे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ पर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, चाहे वो सोशल अपॉर्चुनिटीज़ हों, चाहे वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हों, चाहे वो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ हों। यानी लोगों के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं रखा जा रहा था। जो इनहेबिटेंट्स थे, यानी जो वहाँ के लोग थे, वहाँ रहने वाले लोग थे, उनका प्रॉपर रिलीजन था, उनका एक मज़हब था, उनका कल्चर भी था, उनका एक सोशल सेटअप भी था, उनकी एक लैंग्वेज भी थी। यानी जो लोकल पॉपुलेशन होती है, कॉलोनाइजर्स जब कॉलोनी के ऊपर कब्जा करते हैं, जब उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो वो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो कॉलोनीज़ हैं वो ए सोशल हैं, इनका सोशल कल्चर नहीं है, इनका रिलीजन नहीं है, इनकी कोई लैंग्वेज नहीं है, और तो वाइट्स मैन बर्डन ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन्हें सिविलाइज करने की कोशिश करें। लेकिन जो इनहेबिटेंट्स होते हैं वो दरअसल सिविलाइज्ड लोग होते हैं। दे वर नाउन टू बी सिविलाइज्ड पीपल। The arrival of Europeans with their Christian religions, different social values, different attitude comes to have a disintegrating effect upon Igbos. अब नॉवल की सेटिंग को आप देखें तो ये 19th सेंचुरी के आखिर का वाक़या है कि जो यूरोपियंस होते हैं वो अपने क्रिश्चियन मिशनरीज़ के साथ जो नाइजीरिया है, जो यूमोफियन ट्राइब है, उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब उनका सोशल सेटअप, सोशल वैल्यूज़, उनके एटीट्यूड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब इन तमाम चीज़ों का जो ईबू यानी लोकल ट्राइब होता है, यूमोफियन ट्राइब होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है। ईबू से मुराद है कि जो लोकल ट्राइब वहाँ पर नाइजीरिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कि जिसके अंदर आपको ओकोनकोवो का भी कैरेक्टर मिल जाता है, नवोजे का भी कैरेक्टर मिल जाता है। तो जो ओकोनकोवो का ट्राइब है वो ईबू ट्राइब है। जो ओल्ड ट्रेडिशनल पैटर्न होते हैं सोसाइटी के वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, अल्टर होना शुरू हो जाते हैं। कॉलोनाइजर्स करते क्या है? कॉलोनाइजर्स सेंटर को संभाल लेते हैं, तो जो सोसाइटी का बेसिक एसेंस होता है, जो लोकल पॉपुलेशन का बेसिक फाइबर होता है, उसके साथ वो अल्टरेशन शुरू कर देते हैं। यानी जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स होते हैं, जो ओवरऑल जो फाउंडेशन होती है, जो स्ट्रक्चर सोसाइटी के होते हैं, उन्हें वो ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो फैमिली स्ट्रक्चर्स हों, चाहे वो लीनिएज स्ट्रक्चर्स हों, चाहे वो ट्रेडिशनल पैटर्न्स हों, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स हो, चाहे वो रिलीजियस डॉगमाज हो, सबको वो चेंज करने की कोशिश कर देते हैं। तो थिंग्स जो होती हैं, जो सेंटर होता है वो अपनी जो पोजीशन है उसे बरकरार नहीं रख पाता और चीज़ें जो हैज़र्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो जब जो कॉलोनाइजर्स होते हैं वो कॉलोनी के ऊपर अपना जो फ्रेमवर्क होता है या अपने डॉगमाज इन्फोर्स करना शुरू कर देते हैं, जो थिंग्स होती हैं, जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही होती हैं, वो हैज़र्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो जो एक ऑर्डर या पीस की सूरत-ए-हाल थी वो ख़त्म हो जाती है और एक क्यास पैदा हो जाता है, जिसके अंदर फिर बाद में अल्टीमेटली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी आना शुरू कर देता है। अब जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स होते हैं, जो पुरानी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो गॉडेसेस के ऊपर यकीन होता है और जो एंसेस्टर्स के ऊपर एतमाद होता है, वो ख़त्म हो जाता है। इस नॉवल के अंदर हम जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल बिलीफ थे, जो कल्चर था, जो गॉडेसेस के ऊपर ट्रस्ट था, उसके साथ इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था वाइट मिशनरीज ने, क्योंकि वो अपने साथ अपना रिलीजन लाए थे। उन्होंने जब अपने रिलीजन को पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें परपेचुएट करवाना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले जो ओकोनकोवो हमारा प्रोटैगनिस्ट था, उसका जो बेटा था नवोजे, वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब होता कुछ इस तरीके से है कि जब जो फाइबर होता है लोकल, उसे कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, जो सोसाइटी की स्पिरिट है उसे ख़राब करने की कोशिश की जाती है। अब एक ऐसा शख्स के जो लोकल होता है लेकिन वो अपना कल्चर छोड़कर फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उसे फिर हाइब्रिड कहते हैं। जो हाइब्रिड्स होते हैं वो कॉलोनाइजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उनसे वफादारी के जज्बात लिए जाते हैं, उनको नवाजा जाता है, उन्हें बेहतर मौके फराम किए जाते हैं, उनके ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट किया जाता है फॉर द सेक ऑफ के उनका जो अपना कॉलोनियल रूल है उसे प्रोलॉन्ग किया जा सके। अब जो सोसाइटी होती है वो पीसेस में ब्रेक होना शुरू हो जाती है, यानी उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन आ जाती है। जो हार्मोनियस होल था, यानी जो सोशल सेटअप एज अ होल एग्जिस्ट करता था, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स के अंदर सोसाइटी डिवाइड हो जाती है जिनके अपोजिंग व्यू होते हैं। जो सेंटर होता है, यानी जो लोकल पॉपुलेशन सेंटर को होल्ड किए होती है, वो उसे होल्ड नहीं कर पाती और सेंटर जो होता है वो पेरिफेरी के अंदर शिफ्ट हो जाता है।
The above explains the reason for Chinua Achebe's choice of title Things Fall Apart। ठीक है, हमने जितनी भी डिस्कशन की ये सम्स अप करती है कि जो चिनुआ एचबी है उसने थिंग्स फॉल अपार्ट ही टाइटल को क्यों चूज किया। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट को क्यों इस्तेमाल, थिंग्स फॉल अपार्ट ही टाइटल क्यों चूज किया चिनुआ एचबी ने। वो इसलिए चूज किया कि कॉलोनाइजेशन से पहले जो यूमोफिया था, जो नाइजीरिया था, जो अफ्रीका था, उसके हालात और थे। उन लोगों का लोकल कल्चर भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, सोशल सेटअप भी मौजूद था, उनकी सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन तरीके से एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन जब फॉरेन रिलीजन या फॉरेन कल्चर का उनके ऊपर जलगार आई तो उनका जो लोकल फाइबर था, सोशल सेटअप है, वो तबाह हो गया। जो सेंटर है उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया और जितनी भी थिंग्स थी वो फॉल अपार्ट हो गई, यानी हैज़ार्डनेस आ गई उसके अंदर। तो यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड होपफुली आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह है तो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर लाजमी कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।